हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सरनाम। और सरनाम जो है हम बिल्कुल एकदम ट्रिक से आपको बताएंगे। कहने को तो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, जैसे संज्ञा है, सरनाम है। लेकिन जैसे कि HSC के पेपर होते हैं या स्टेट का पेपर होता है जिसमें 15 नंबर की कॉमन हिंदी आती है, DSSS TGT PGT हिंदी का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, स्टेट का भी अभी अक्टूबर नवंबर में आने वाला है। और जितने भी हिंदी एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि HSC के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं या जैसे हरियाणा पुलिस है या और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पर जो हिंदी व्याकरण है वो पूछा जाता है। तो आज की जो वीडियो है ऑल हिंदी एग्ज़ाम, जहाँ पर भी हिंदी व्याकरण पूछा जाता है, सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। जैसे कि आपको पता है कि ये टॉपिक 6, 7, 8 से 3rd क्लास या 4th क्लास से शायद ये टॉपिक शुरू हो जाता है, तो वो बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं और बड़े भी देखेंगे। तो बड़ों के जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एस्टेट में किस प्रकार के पूछे जाते हैं, TGT PGT में किस प्रकार के पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं एक एक प्रश्न के बारे में बताऊंगी कि प्रतियोगी परीक्षा में किस प्रकार से करना है। और जो छोटे बच्चे हैं जैसे 6 to 10th तक के बच्चे हैं या 5th 6th के बच्चे हैं, तो उनको कितना करना है अगर वो इस वीडियो को देखते हैं तो देखिए वीडियो को अंत तक। आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कॉमन हिंदी यहाँ पर एस्टेट के लिए करवाई जाएगी या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है, सभी के जो कैंडिडेट हैं वो इन वीडियो को देख सकते हैं, जो मैं कॉमन हिंदी के नाम से डालती हूँ। ठीक है, तो ये हम सरनाम पढ़ेंगे और शुरुआत करते हैं सरनाम से, क्योंकि इस वीडियो को छोटे और बड़े सभी देखने वाले हैं। देखते रहिएगा। देखने में ये जो टॉपिक है बहुत ही आसान सा है और यहाँ से प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाता है जैसे कि स्टेट में, और बच्चे कहते हैं कि हमें तो कॉमन हिंदी आती ही नहीं है, वहाँ से हमारे प्रश्न नहीं सही होते हैं। तो इसीलिए नहीं होते कि आसान टॉपिक है, उन्हें थोड़ा सा ढंग से समझो। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है कि सरनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं और उनकी परिभाषा बताइए। ये काम होता है जैसे कि 3rd क्लास से लेकर और 10th क्लास तक के स्टूडेंट जिनका रिटर्न में आता है ये प्रश्न लिखने के लिए, तो ये उनके लिए है। बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैं बताऊंगी कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो सरनाम किसे कहते हैं? सबसे पहले तो सरनाम छांटने में ही बच्चे गलती कर देते हैं। कैसे करते हैं देखो कि मैं एक सेंटेंस आप सबके सामने बोलती हूँ। जैसे कि मैं किसी के आपको नाम लेकर कहती हूँ कि परी नाम की एक छात्रा है जो 6ठी कक्षा में पढ़ती है। ठीक है, परी ने सबसे पहले विद्यालय जाने के लिए वह उठी। उठने के बाद परी ने क्या किया? अपना नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद परी ने अपना बैग उठाया और बैग उठाने के बाद परी अपने पापा के स्कूटर पर बैठकर परी स्कूल गई। तो आपको पता होगा कि इन वाक्यों में मैं बार बार एक ही शब्द बोल रही हूँ और वो बोल रही हूँ परी। तो आपको पता है कि परी जो नाम है, किसी का नाम है, तो ये क्या है? एक संज्ञा। और संज्ञा की इस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सरनाम कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा कैसे बताएंगे? वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सरनाम कहलाते हैं। अथवा वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सरनाम कहते हैं। अब परिभाषा लिखने वाले बच्चे यहाँ तक भी परिभाषा लिख सकते हैं, और अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक परिभाषा लिखना चाहें तो वो भी आप परिभाषा लिख सकते हैं, और आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा डिटेल से इसलिए पढ़ा रही हूँ कि जैसे कि अभी अभी जो पिछले साल HSC TGT का जो स्क्रीनिंग पेपर हुआ था उसमें सारे, भाई आपको यकीन नहीं होगा, पेपर उठाकर देख ले, संज्ञा से लेकर हिंदी व्याकरण के जितने टॉपिक होते हैं सभी की परिभाषाएं दे रखी थी और उसी से 4 ऑप्शन बना रखे थे कि ये परिभाषा किसकी है, ये किसके बारे में है। तो इसलिए हर चीज़ को पढ़ाना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, यानी कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सरनाम कहते हैं।
इतना तो सभी को पता होता है। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लेती हूँ, विष्णु विद्यालय जाता है, वह वहाँ पढ़ता है। अब पहली बार मैंने विष्णु का प्रयोग किया तो ये जो विष्णु शब्द था ये एक संज्ञा शब्द था, और अगले सेंटेंस में आप देखेंगे कि वह वहाँ पढ़ता है, तो ये वह किसके लिए आया, विष्णु के लिए आया। तो यहाँ पर विष्णु वहाँ पढ़ता है लिखने की बजाय हमने क्या लिखा कि वह वहाँ पर पढ़ता है, तो वह जो शब्द है वह सर्वनाम है। तो आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। और रमेश ने कहा कि वह गीत गा रहा है, तो वह, रमेश ने कहा तो रमेश एक संज्ञा है, और कहा कि वह का मतलब है कि वो किसी के बारे में बात कर रहा है, किसी के बारे में बता रहे हैं कि रमेश ने कहा कि वह गीत गा रहा है, तो वह कौन है, वह भी किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है। तो वह रमेश के स्थान पर, रमेश ने कहा कि वह गीत गा रहा है, कि रमेश ही गीत गा रहा है, तो ये वह किसके लिए आया, रमेश के स्थान पर आया, तो वह भी क्या है, आपका सर्वनाम है। आपको ध्यान रखने की बात है कि सर्वनामों का लिंग कभी भी नहीं बदलता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब प्रतियोगी परीक्षाओं वाले बच्चे यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो सर्वनामों का लिंग है वह कभी भी, वह लड़की के लिए भी यही आएगा और लड़के के लिए भी यही आएगा। अगर हम किसी स्त्रीलिंग के लिए वह शब्द प्रयोग करते हैं तो वह, और पुल्लिंग के लिए भी, दोनों ही स्थितियों में वह ही रहेगा, वह लिंग के अनुसार कभी भी नहीं बदलता है। तो सर्वनामों का लिंग कभी भी नहीं बदलता है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर मैं आपको एक बात बताऊंगी जो कि एस्टेट का फेवरेट प्रश्न है। एस्टेट चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है, चाहे आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लें कि सर्वनाम के विकारी तत्व कौन कौन से हैं। अब मैंने आपको बताया था जब शुरुआत किया था कि शब्द को जब हम वर्गीकरण करते हैं तो दो भागों में करते हैं, एक विकारी शब्द और दूसरा हम करते हैं अविकारी शब्द। तो अविकारी के अंदर हम अव्यय पढ़ते हैं जिसके 4-5 भेद होते हैं, और विकारी शब्द के अंतर्गत हम पढ़ते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, ये चारों हम विकारी शब्द के अंदर पढ़ते हैं। तो यानी कि संज्ञा में भी क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है। विकार का मतलब संज्ञा में परिवर्तन होता है। अब संज्ञा में परिवर्तन किस कारण से होता है, तो मैंने पिछली वीडियो जो संज्ञा की डाली थी, अगर आपने नहीं देखी है तो वहां से जरूर देख लें कि जो संज्ञा के विकारी तत्व होते हैं वो भी 3 होते हैं। ये मैंने पोस्ट कम्युनिटी पर भी ये प्रश्न डाला हुआ है। तो संज्ञा के 3 विकारी तत्व होते हैं, कौन कौन से, लिंग, वचन और कारक। यानी कि इन 3 कारणों से संज्ञा के अंदर परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर इसने कहा कि लिंग के कारण सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। संज्ञा के 3 विकारी तत्व बताए, कौन कौन से, लिंग, वचन और कारक। अब संज्ञा के बाद क्या आता है, सर्वनाम आता है। तो भाई सर्वनाम में लिंग के स्थान पर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, तो या लिंग के स्थान पर क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगर आप बार बार पजल्ड होते हैं तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि जैसे सर्वनाम के जो भेद होते हैं उसमें पुरुषवाचक होता है, तो पुरुष के कारण उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो लिंग को हम सर्वनाम के लिए काट देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि सर्वनाम के जो अगर विकारी तत्व आपसे पूछे तो लिंग आपको ऑप्शन में दिया गया है, तो लिंग के कारण कभी भी नहीं बदलता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किस में विकार उत्पन्न होता है और कैसे नहीं। तो ये मैंने अभी बताया, जैसे कि पिछली वीडियो में भी बताया था, लड़का शब्द जो है एक जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि क्या है, संज्ञा है। अब मैंने इसमें परिवर्तन कर दिया लड़की, तो भाई लड़की जो है संज्ञा, जो लड़का संज्ञा शब्द था उसमें मैंने परिवर्तन किया लिंग के कारण, और इसमें परिवर्तन हो भी गया। लड़का का क्या बन गया, लड़की, तो इसे कहेंगे लिंग के कारण परिवर्तन। अगर मैं लड़का का लड़के कहूँ तो आपको पता चल जाएगा कि लड़के जो है वचन के कारण परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो लड़का का लड़के कर दिया तो वचन के कारण संज्ञा में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार से अब हम बात कर रहे हैं कि सर्वनाम के जो विकारी तत्व होते हैं, आपको ध्यान रखना है। सर्वनाम के भी 3 विकारी तत्व हैं। यहाँ पर लिंग के कारण सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होता है। तो सर्वनाम के जो विकारी तत्व है ये याद रखना आप। सर्वनाम के कौन से 3 विकारी तत्व हैं, नंबर 1 पुरुष, दूसरा आ जाएगा आपका वचन,
और तीसरा आ जाएगा कारक। ठीक है, अब कारक में भी आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि कारक जो होते हैं सर्वनाम के अंदर, वैसे कारक के 8 भेद होते हैं, लेकिन सर्वनाम के अंतर्गत हम केवल 7 कारक ही होते हैं। ठीक है, सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं और ये मैं आपको बताऊंगी कि सर्वनाम में 7 कारक कैसे हों। थोड़ा सा वेट करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो इसी कारण से हमारे जो टॉपिक होते हैं औरों से अलग होते हैं, सीधा प्रहार किया जाता है उस प्रश्न पर जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, और इतने आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो सर्वनाम में लिंग का कभी नहीं बदलता है, सर्वनामों का लिंग कभी नहीं बदलता है, और सर्वनाम के अंदर 7 ही कारकों का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अभी तक हमने पढ़ा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, और सर्वनाम हमने पढ़ा कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल से बताया, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि इनकी संख्या हिंदी में कितनी होती है। तो सर्वनामों की जो संख्या होती है हिंदी में 11 होते हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इनकी संख्या हिंदी में कितनी होती है, यानी कि सर्वनाम की संख्या पूछा है, सर्वनाम के भेद नहीं पूछा है। अगर सर्वनाम के भेद पूछे तो 6 होते हैं, और सर्वनाम की अगर संख्या पूछे तो सर्वनाम हिंदी में 11 होते हैं। तो सर्वनाम 11 कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं, तू, यह, वह। याद कैसे रखेंगे, अगर आपको ये 11 के 11 शब्द याद हैं तो आप कभी भी सर्वनाम को समझने में गलती नहीं करेंगे। मैं और तू, मैं, तू, यह, वह, ऐसे याद करेंगे। मैं, तू, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ। ठीक है, कौन, कोई, कुछ, कौन, क्या, आप। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, मैं, भाई सबसे पहले मैं याद ऐसे रखना आपको, मैं और तू। ठीक है, एक मेला देखने चलेंगे, मैं और तू, यह और वह, उसे भी साथ लेके चलेंगे। जो और सो, कोई भी हमारे साथ चलना चाहे कुछ भी लेकर चले। हम कि कौन, हम नहीं पूछेंगे कि कौन है, क्या क्या करने जा रहा है, और आप मतलब सभी लोग चलें। कैसे आप याद करेंगे, जैसे कि मैं, तू, यह, वह, जो, सो और कोई भी, और आप भी चल सकते हो, आप भी चल सकते हो। कैसे याद रखेंगे, जैसे हम मेले में जा रहे हैं कि मैं, तू, यह, वह, जो, सो और आप भी चल सकते हैं, कोई भी चले। हम कुछ, कौन और क्या, कुछ चलेंगे या कौन क्या, ये कै कैसे हैं, या आप ऐसे भी याद कर लेते हैं कि कै वाले 4 हैं, कोई, कुछ, कौन, क्या, कोई, कुछ, कौन, क्या, और आप, मैं, तू, यह, वह, जो, सो। अगर आप ये 11 शब्द याद कर लेते हैं तो इन्हीं से इनके जो बहुवचन है वो शब्द बनते हैं, इन्हीं के योग से यौगिक सर्वनाम बनते हैं। तो यहीं से बनेगा, जैसे मैं से मैंने, मेरा, मुझे, तू से तूने, तेरा, तुझे, तुमको, तुम्हारा। तो ये सारे यौगिक सर्वनाम हो जाएंगे, लेकिन बनेंगे सारे इन्हीं से। आपको ये 11 याद करने हैं तो आपका सर्वनाम कभी भी गलत नहीं होगा। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अब हिंदी में कुल सर्वनाम 6 प्रकार के हैं। सर्वनाम कितने हैं हिंदी में, हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 है। अगर हिंदी में कुल सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, यानी कि सर्वनाम के भेद पूछे तो वो आपको 6 प्रकार के बताने हैं। अब यहाँ पर एक ट्रिक दी गई है, अगर किसी को सर्वनाम का भेद किसी को याद नहीं होता है तो एक पुरुष निज पर्सन के संबंध में निश्चय और अनिश्चय की स्थिति में फंस गया। निज होता है अपने लिए, स्वयं के लिए हम शब्द यूज करते हैं। ठीक है, एक पुरुष निज पर्सन के संबंध में, अब यहाँ पर बन जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये आपकी ट्रिक हो गई कि एक पुरुष निज पर्सन के संबंध में निश्चय और अनिश्चय की स्थिति में फंस गए। ठीक है, अब सर्वनाम के भेद हम यहाँ से देख लेते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये यहीं पर हमने पढ़ा। पुरुषवाचक, पर्सनवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। अब हम इन सब की बारी बारी इनकी परिभाषा देखेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो भेद है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, और यहीं से जो है जो कैंडिडेट हैं, जो स्टूडेंट है, वो यहीं से गलती करते हैं और आपके प्रश्न में यही पूछा जाता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिन्हें कोई वक्ता या कोई श्रोता या कोई अन्य
अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, यानी कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहता है। अब पुरुष कौन होगा? पुरुष के फिर 3 भेद होते हैं, जैसे कि पुरुष मान लो सभी लोग पुरुष जाति में आ जाते हैं, तो या तो बोलने वाला पुरुष होगा, या सुनने वाला पुरुष होगा, या हम किसी के बारे में बात कर रहे होंगे वो पुरुष होगा। तो तीनों ही पुरुष किसके में आ जाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम को फिर से हम 3 भागों में बांट देते हैं। और पुरुषवाचक को 3 भागों में बांटते हैं, कौन कौन से? सबसे पहले यहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। अब सबसे पहला ही भेद आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आप देख लो कि आपको इसमें ना कंफ्यूज नहीं होना है। जो एस्टेट है, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें प्रश्न यहीं से पूछा जाता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कई बार तो एक बार सीधा सा प्रश्न पूछ लिया था, एक एग्जाम्पल दे दिया था कि मैं, हम, मुझे, ये किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम थे। ठीक है, एक तो ये प्रश्न बनता है। अब देखो सीधे आप ये भूल जाइए उत्तम, मध्यम और अन्य। थोड़ी देर के लिए हम इनको ध्यान नहीं देंगे, हम थोड़ी देर के लिए ध्यान देंगे कि ये एक भेद है सर्वनाम का, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब सर्वनाम तो आपको पता है कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। अब पुरुषवाचक के अंतर्गत क्या आ जाएगा कि जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इस बात को ऐसे समझे कि जैसे मैं बैठी हूँ और मेरे सामने एक और लेडीज बैठी है, हम दोनों बातें कर रहे हैं और हम किसी तीसरे की बातें कर रहे हैं, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, मैं बोल रही हूँ तो मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, मतलब मैं बोल रही हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हूँ, और जो सुन रहा है वो मध्यम पुरुष है। तो देखो मैं बोल रही हूँ तो मैं जो सर्वनाम है वो किस में आ जाएगा? उत्तम में। ठीक है, मैं, और अगर हम ज्यादा हैं, बात कर रही हैं, तो हम हो जाएगा, इसका बहुवचन हम हो जाएगा। तो हम भी कैसा होएगा? उत्तम पुरुष। जैसे कि ना हम कह रहे थे ये बात, मतलब बोलने वाला हमेशा उत्तम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा, और सुनने वाला मध्यम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। अब बोलने वाला एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है, सुनने वाला एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है, और अन्य पुरुष जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अन्य पुरुष। तो तीनों ही किसके अंतर्गत आ जाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। यानी कि जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, यानी कि मैं जो बोल रही हूँ, सुनने वाले जो मेरी बात को सुन रहा है, और अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर, यानी कि हम किसी अन्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, ठीक है, किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुष, नंबर 1 उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब मैंने अभी बता दिया वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है। बोलने वाला हमेशा उत्तम पुरुष कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मैं, हम। अब मैं एक वचन है, हम बहुवचन है। मैं से क्या बना? मुझे, मेरा, हमें। आपको 2 शब्द याद रखने हैं, मैं और हम। ये किस में आ जाएंगे? मैं और हम दोनों किस में आ जाएंगे? उत्तम पुरुष में आ जाएंगे। फिर मैं से बनने वाले जैसे मेरा, मुझे, ठीक है, मैंने, हम, हमको, ठीक है, ये हम से जितने भी बनेंगे ये सारे किस में आ जाएंगे? उत्तम पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमें, हमको आदि। अब एक आपको एक सेंटेंस दे दे और पूछे कि इसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बताइए। मैं अपने गांव गया, तो मैं क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। हम बाजार जाएंगे, तो हम क्या है? क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप वो 11 शब्द याद कर लेते हैं तो मैं से बना है। ठीक है, मैं से ही सारे बने हैं, मुझे, मेरा, हमसे, हमारा, हमें। तो वो अगर आपको वो 11 के 11 याद हैं तो आपको कभी भी सर्वनाम छांटने में दिक्कत नहीं होगी। दूसरा क्या होता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। आप सुनने वाला, मैं कहूँगी अरे तू ऐसे कह रहा था, तूने ही तो कही थी ये बात, तुम ही तो कह रहे थे, तुम्हें नहीं पता इस बात का। ठीक है, तो ये शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। और कई बार आप देखो इंपॉर्टेंट आता, हम कहेंगे आपको नहीं पता इस बात का। जो मेरे सामने बंदा बैठा है या मेरे बेटा बेटी बैठे हैं, मैं उनसे बात कर रही हूँ तो कहूँगी आपको इस बात का नहीं पता था। ठीक है, तो
तुम ऐसा नहीं कर सकते थे। जैसे कि अभी मेरे बेटे की गुम खो गई तो मैं उससे कह रही थी तुझे नहीं पता तेरी बुक गुम हो गई, तुझे कहाँ ढूंढनी चाहिए, तुमने कोई प्रयास नहीं किया। तो ये शब्द क्या है, मैं उससे बात कर रही हूँ, तो ये क्या कहलाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे कि तू और तू से तय याद रखना। ठीक है, तय और तुम वही आ गया, तो तय वाला तुम, तू, तुम्हारा, तुझे, तुम्हें, ये सब किस में हो जाएगा, आपका, अपना, आप। ये भी मध्यम में आ जाएंगे। हम दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं कि आप हमेशा ऐसी बातें करते रहते हैं, कहते हैं ना आपका कोई रवैया हुलिया ही नहीं है, आपके कोई सिद्धांत ही नहीं है, कहते रहते हैं, तो ये दूसरे को कह रहे हैं हम, मध्यम पुरुष को। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, आप हमेशा। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, आप हमेशा मध्यम पुरुष में आता है। ठीक है, तो जैसे कि उदाहरण से देखते हैं, तो तुम बहुत अच्छा बजाते हो। ठीक है, तुम क्या हुआ, मध्यम पुरुष। आप सबके लिए पूजनीय है, यानी कि जो मेरे सामने बैठा है आप सबके लिए पूजनीय है, मैं उसे कह रही हूँ, तो आप भी किस में आ जाएगा, मध्यम पुरुष में। आप में कई सारी बातें होती हैं जो ध्यान रखने लायक होती हैं, जैसे कि आप हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब हम किसी को आदर और सम्मान देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग हम बहुवचन में भी करते हैं। तो आप सबके लिए पूजनीय है, आप जो सर्वनाम है ये हमेशा मध्यम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। और आप आपसे वैसे पूछे कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष न कहकर कहे, तो आप किसके अंदर आ जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ये वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाला तथा सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। अन्य का मतलब जब हम किसी अन्य की चर्चा कर रहे हैं, जैसे यह वह, ये वे, इसका उसका, इसे उसे, इन्हें उन्हें, इनका उनको, उसको आदि सब ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, उन्हें अपनी गलती का एहसास है। उन्हें का मतलब जब हम दो बंदे बैठकर बात कर रहे हैं और उन्हें शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, तो थर्ड पर्सन जो होता है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा, उन्हें अपनी गलती का एहसास है। तो आई होप आप पुरुषवाचक सर्वनाम अच्छे से समझ गए होंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम को आगे को 3 बातें याद रखने की, बोलने वाला, उत्तम पुरुष, सुनने वाला, मध्यम पुरुष, और अगर हम किसी की बात कर रहे हैं अन्य, वो किस में आ जाएगा, अन्य पुरुष के अंतर्गत। दूसरा सर्वनाम होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये वे सर्वनाम जो किसी दूरवर्ती या समीपवर्ती व्यक्ति, मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित, ये वे सर्वनाम जो किसी दूरवर्ती या समीपवर्ती व्यक्ति, चाहे कोई प्राणी चाहे कोई वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि निश्चित रूप से बताते हैं, निश्चयवाचक मतलब निश्चित रूप से बोध कराते हैं उस चीज का, चाहे वो वस्तु हमसे दूर रखी हो, चाहे वो प्राणी हमसे दूर हो, चाहे वो हमारे पास में हो, लेकिन निश्चितता का बोध करवाते हैं। जैसे यह वह, ये वे, ये किताबें उठा लो तुम, वे किताबें उठा लो, यानी कि मैं उन्हें कह रही हूँ तो ये निश्चित है। ठीक है, यह वह, आप ये चारों शब्द याद रखना, यह वह, जैसे कि ये मेरा घर है, वह मनीष का घर है, तो निश्चित रूप से बता दिया कि ये मेरा घर है और वह मनीष का घर है। वह आपका पुत्र है, वह मेरे पिताजी है। तो याद रखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम में यह वह, ये वे, यह वह, जैसे आप दिस और दैट यूज करते हैं, दीज और दोज यूज करते हैं ना, तो ये वही बात है। तो यह वह दूर के लिए, यह नज़दीक के लिए, ये और वे दूर के लिए और ये नज़दीक के लिए। तो कोई भी चीज़ चाहे हमसे दूर हो चाहे नज़दीक हो, उनके लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो बोध कराते हैं, वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो ये एग्जाम्पल से भी मैंने आपको बता दिया है। तीसरा आता है कि इसमें ये और वे निश्चित नहीं रहेगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना के लिए आने वाले सर्वनाम शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई गा रहा है, हमें नहीं पता कोई गा रहा है, गीता गा रही, सीता गा रही, कौन गा रहा है हमें नहीं पता, कोई गा रहा है, तो इसमें कोई, कुछ, जैसे कि इन शब्दों से ही हमें पता चल रहा है कि ये अनिश्चित है, नहीं पता किसके बारे में बात कर रही हैं। तो कोई, कुछ, अनिश्चयवाचक, इनमें से कोई और वह कुछ
कर रहा है। अब हमें वह भी नहीं पता यहाँ पर, ठीक है, तो कोई और कुछ जो है ये किसके लिए आ जाएंगे, कोई और कुछ, ये आपको ध्यान रखना है। यह और वह तो निश्चयवाचक के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई और कुछ, ठीक है, अनिश्चय, क्योंकि अनिश्चित वस्तु का बोध करा रहे हैं हमें। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं या वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये तो बहुत ही आसान है, जैसे कौन कौन यहाँ खेल रहा है, ठीक है, किसने तुम्हें मारा, क्या तुम क्या लेकर आए हो, ठीक है। तो ये ऐसे शब्द हैं, कौन, किसे, किसने, क्या, कब, तो ये प्रश्नवाचक शब्द है। तो ये और ये किसका बोध कराते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम का। वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं, तो ये वे सर्वनाम हैं जो प्रश्न का बोध कराते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन आने वाला है, वह क्या लाया है, ठीक है, ये सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये आसान है। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम में आपको ध्यान रखना है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संबंध प्रकट करने में किया जाता है अथवा जो प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ देते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि एक आश्रित वाक्य है और एक दूसरा वाक्य है जो इस पर आश्रित है, ठीक है, तो दोनों के बारे में जो संबंध जिससे जुड़ेगा, दोनों वाक्य जहाँ से जुड़ेंगे तो वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन शब्दों से जुड़ेंगे वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, वह, जो, सो, जिसे, वह, जो, सो, जो, जैसा, यानी कि एक पेयर होता है, जो जैसा करेगा वैसा, ठीक है, जो जैसा, जैसी वैसी, जैते तेती, जिसे उसे, जिसने उसने, जितना उतना, ठीक है, ऐसे जो होते हैं वो संबंधवाचक। जैसे कि हम एक उससे देखेंगे, अभी एक वाक्य लेते हैं, उससे स्पष्ट करेंगे। जो करेगा सो भरेगा। अब यहाँ पर सर्वनाम की बात कर रहे हैं हम, किसकी पढ़ रहे हैं, सर्वनाम। और वह कैसे सर्वनाम, जो संबंध को बताए, जो संबंध को बताए, ठीक है। जैसे जो करेगा सो भरेगा, मतलब जो करेगा वही भरेगा। तो जो और सो ये दोनों शब्द क्या बता रहे हैं, संबंध बता रहे हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जितनी लंबी चादर उतने पैर पसारो, जितनी लंबी चादर है आपको जितने उतने, जैसा वैसा, ठीक है, जो सो, तो जो और सो आपको ध्यान रखना है। तो जो और सो से ही बन रहे हैं सारे, ठीक है। जैसे जो से, जैसे ही, जैसा, जितने, ये जैसे ही बने हैं, सो वैसा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये संबंधवाचक होते हैं। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जिन्हें कर्ता द्वारा स्वयं अपने लिए प्रयोग किया जाता है, वे निजवाचक, निज का मतलब ही स्वयं होता है, और जिन्हें कर्ता खुद के लिए प्रयोग करता है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि आप किस में आ गया, निजवाचक में भी आएगा, और अभी मैंने बताया था कि आप पुरुषवाचक में भी आएगा, मध्यम पुरुषवाचक में भी आप आया था। ऐसे आपको सेंटेंस पर ध्यान देना है और ऑप्शन को अच्छे से पढ़कर इस प्रश्न को आपको करना है। तो मैं, निजवाचक, मैं अपने लिए, मैं शब्द प्रयोग करूंगी, हम और आप, ये तीनों जो सर्वनाम होते हैं ये निजवाचक के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, अब मैं जो शब्द है वो स्वयं के लिए प्रयोग हुआ है। हम खुद ही इधर आ गए थे, हम खुद मतलब स्वयं, तो ये हम जो है खुद के लिए प्रयोग हुआ है। तो इन वाक्यों में मैं, हम निजवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीनों पुरुषों में उत्तम, मध्य, अन्य में हुआ है, ठीक है। इन वाक्यों में मैं, हम, निजवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीनों पुरुषों में हुआ है, यानी कि उत्तम पुरुष हो, मध्यम पुरुष हो या अन्य पुरुष। भाई कोई अन्य भी अपने लिए यूज कर सकता है, कोई बीच वाला भी अपने लिए, निज के लिए यूज कर सकता है, और उत्तम पुरुष बोलने वाला भी अपने खुद के लिए प्रयोग इन शब्दों का कर सकता है। तो ये क्या कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम। तो मैंने आपको कहा था कि आपको यही याद रखने कि मैं खुद बोलने वाले को दर्शा रहा है, तो बोलने वाला निज है, आप और हम, ठीक है। तो ये आपको अगर पता है कि ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो आप कभी भी सर्वनाम का भेद आप गलत नहीं करेंगे। अतः कई बार निजवाचक को पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद मान लिया जाता है, कई बार निजवाचक को पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद मान लिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ बैठिए, तो आप, मैं किसी और को कह रही हूँ पुरुष, आप यहाँ बैठिए, मैं मध्यम पुरुष से बात कर रही हूँ कि आप यहाँ बैठिए, मैं आप ही कर लूँगा,
तो आप यहाँ पर निज निज के लिए प्रयोग हुआ है। मैंने आपको अभी बताया था कि आप मध्यम पुरुष के लिए भी प्रयोग किया जाता है और आप निजवाचक के लिए भी प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। निजवाचक सर्वनाम आपका प्रयोग ये यहाँ पर आ गया है। मध्यम पुरुष सर्वनाम तू के लिए प्रयोग किया जाता है। इस अनुचित प्रयोग के कारण आप सर्वनाम में मध्यम पुरुष की भ्रांति होती है। इस भ्रांति को प्रयोग के द्वारा एवं बल विरोध के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो आप वाक्य को पढ़कर आपको भ्रांत नहीं होना है। वाक्य को बार बार पढ़िए और समझिए कि आप किसके लिए प्रयोग किया गया है, पुरुषवाचक के लिए किया गया है या निजवाचक के लिए किया गया है, तो आप यहाँ से इस गलती को दूर कर सकते हैं। अब देखना क्या एक बात है विशेष जो आपको ध्यान रखनी है। निजवाचक सर्वनाम आप नित्य एक वचन होता है, किंतु सम्मान व्यक्त करने के लिए आपको बहुवचन माना जाता है। तो आप बहुवचन माना जाता है, आपको बहुवचन माना जाता है, लेकिन आप हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। किसी भी सर्वनाम शब्द के बाद लोग शब्द लगा दिया जाता है तो वह नित्य बहुवचन हो जाता है। कहता ना कि हम लोग खाना खाने गए थे, तो वो हमेशा क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। अब ये जो बातें यहाँ आ रही है वो मैं आपको शुरू में ही बता चुकी थी कि सर्वनाम की वचन और कारक रूप में रचना। वचन और कारक मैंने बताया था कि सर्वनाम के 3 विकारी शब्द होते हैं, एक वचन, एक कारक और एक मैंने तीसरा बताया था पुरुष। यहाँ पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अब एक वचन के कारण मैं बताती हूँ कैसे पड़ता है। अभी मैंने बताया ना विकारी, देखो विकारी हम देखते हैं कि विकारी कैसे होगा कि वचन, कारक और पुरुष। अब आप देखना वचन, जैसे मैं था, इसका बहुवचन क्या हो गया, हम। ठीक है, तो ये बदल गया। अब आपसे कहे कि सर्वनाम जो है बहुवचन में कैसे बदलते हैं, तो देखा मैंने, हमने। ठीक है, ये एक वचन से बहुवचन में बदल रहे हैं। मुझे, मुझको। अब अगर मैं कारक की बात करूं तो कारक आप देखो जैसे करता, मैं करता, कर्म मुझे, मुझे, मुझे शब्द है वो कर्म है, क्योंकि अब इसकी विभक्ति से समझिए जो कारक की विभक्ति थी वो इन्हीं सर्वनाम शब्दों के साथ विभक्ति चिन्ह लग रहे हैं और कारक बन गए हैं। जैसे करण होता है से, के द्वारा, तो मुझसे या मेरे द्वारा, हमसे या हमारे द्वारा, तो बहुवचन में ये प्रयोग होगा। संप्रदान होता है के लिए, तो मेरे लिए या मुझे या मुझको, तो ये शब्द संप्रदान कारक है। अपादान से अलग, मतलब मुझसे या हमसे। ठीक है, संबंध मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण में पर, तो मुझ में और मुझ पर, तो समझ गए होंगे। पर ये कारक भी आ रहे हैं, इन्हीं सभी सर्वनामों के साथ कारक की विभक्ति चिन्ह लगाकर मैंने कारक बनाकर दिखाया आपको। ठीक है, सर्वनामों के साथ विभक्ति चिन्ह लगाए और कारक इस प्रकार से बने। तो कारक जो है सर्वनाम का विकारी तत्व है। फिर से बता रही हूँ, वचन जो है वो भी कारक का विकारी तत्व है। और एक कौन आ जाएगा, पुरुष। ठीक है, पुरुष, उत्तम पुरुष शब्द में, यानी कि ये पुरुष। 3 विकारी तत्व, यही बात आपको ध्यान रखने, इनमें ज़्यादा कंफ्यूज आपको नहीं होना है। सर्वनाम की वचन, कारक और पुरुष 3 विकारी तत्व होते हैं। ये मैं एक बार नहीं कोई 6 बार बता चुकी हूँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे ही मध्यम पुरुष से बदल जाएंगे, जैसे मैं से बने थे सारे, तो मध्यम के लिए हम कहते हैं तू, तूने, तुम्हारा, इससे बन जाएंगे। और अन्य के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, जैसे कि तुमको, तो ये मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और। ठीक है, ये कारक थोड़ा सा मैंने समझाने के लिए लिए थे यहाँ पर। ठीक है, तो और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप DSSB, TGT, PGT या एस्टेट, आने वाले एस्टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं या आप कॉमन हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक है।